हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट लॉ ट्रिक्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो ये वीडियो जो है ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ये आपको एक तरह से बताएगा कि आगे कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, प्लस उसकी ट्रिक्स भी आपको पता चलेंगी कि जो ट्रिक्स कनेक्ट करेंगे एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर्स को, ठीक है, ताकि एक आइडिया बन जाए कि कौन सा चैप्टर पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, एंड देन उससे रिलेटेड सेक्शंस एंड ऑल जो हम उसके आगे की ट्रिक्स में करेंगे। तो सबसे पहला इसमें है प्रीलिमिनरी है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। यह आता है सेक्शन 1 में। और जो चैप्टर नंबर 1 इसके बाद आता है वो आता है जनरल प्रोविजंस, जिसमें आते हैं 2 से लेकर के 6 तक के सेक्शंस। सेक्शन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। 2 में आता है डेफिनेशंस, 3 में आता है रेसिप्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस, वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट, 4th में आता है एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, एंड 6th में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 बात करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। तो जहाँ पे आर्बिट्रेशन एक्ट लगेगा वहाँ पे एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें एक आर्बिट्रेशन से रिलेटेड क्लॉज होना चाहिए या फिर कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिसपे इंसान अपने प्रॉब्लम्स को रीएड्रेस कर सके, ठीक है, एड्रेस करवा सके। तो उससे रिलेटेड ये है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बताता है चैप्टर नंबर 2 में। इसमें आते हैं 3 सेक्शंस। सेक्शन नंबर 7 बात करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। सेक्शन नंबर 8 बात करता है पावर टू रिफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, यानी कि पार्टीज को रिफर करवाओ आर्बिट्रेशन में जहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। और सेक्शन नंबर 9 बात करता है इंटरिम मेजर्स। इंटरिम मेजर्स कौन से होते हैं? ऐसे मेजर्स होते हैं जो कि कोर्ट की सुनवाई के बीच में मिलता है। तो ये मेजर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इमरजेंसी वाले प्रोविजंस में दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 जो कि बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब मान लो कोई आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में गए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जनरेट हुई जिसकी वजह से आप में क्या हुआ, कुछ मतभेद हुई, एंड देन उसके बाद आपको रिड्रेसल का मैकेनिज्म कहाँ पे मिला? आर्बिट्रेशन में। तो अब आर्बिट्रेशन का आपके पास क्या है? क्लॉज है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स रख सकते हो, बट उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में। तो उससे रिलेटेड कहाँ पे बात हो रही है? चैप्टर नंबर 3। उसमें है कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी कि उस ट्रिब्यूनल में कौन कौन होगा, कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे, क्या क्या होगा। तो इसमें आता है सेक्शन नंबर 10 से लेकर के सेक्शन नंबर 15 तक। सेक्शन नंबर 10 में बात होती है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, कितने नंबर होंगे, जितना पार्टी चाहे उतने होंगे। देन 11 में अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स से रिलेटेड फर्दर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। 11A में है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल के बारे में हम एंड में बात करेंगे। देन 12 में है ग्राउंड्स फॉर चैलेंज। 13 में है चैलेंज प्रोसीजर, कि कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे चैलेंज के, एंड देन उससे रिलेटेड प्रोसीजर। देन इसके बाद 14 में आता है फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट, कि अगर इस पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। एंड देन 15 में आता है टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर। अब 15 में बात हो रही है कि अगर आर्बिट्रेटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो उसको उससे रिलेटेड क्या होगा? टर्मिनेशन हो जाएगा, एंड देन सब्सटीट्यूशन या फिर उससे रिलेटेड आगे चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसी कोर्ट की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। ज्यूरिसडिक्शन किस किस मैटर्स पे होता है हमने सीपीसी में पढ़ा है। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। 2 तरह के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं कि आप या तो उस जगह पे के ऊपर करो या फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अभी जब हमने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स बना दिए, उसमें जज बैठा दिए, अब वो जज किसके ऊपर अपना आदेश जारी कर सकते हैं, किस पे उनका ज्यूरिसडिक्शन है, उससे रिलेटेड बात होगी चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें सिर्फ 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन नंबर 16 एंड सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 16 में बात हो रही है कॉम्पिटेंस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, एंड 17 में बात हो रही है इंटरिम मेजर्स ऑर्डर बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी कि जो इंटरिम मेजर्स हैं, जो बीच के मेजर्स वो लोग दे सकते हैं प्रोसीडिंग कंप्लीट होने से पहले, उस पर कितना उनका ज्यूरिसडिक्शन है, कितनी उनके पास पावर्स है, उससे रिलेटेड। तो कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटेंस इंटरिम मेजर्स से रिलेटेड उसके बारे में बात हो रही है चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट इसके बाद है चैप्टर नंबर 5 जो कि बात करता है कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। अब आर्बिट्रेशन में आप चले गए हो, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बन चुका है, उसके बाद अब ज्यूरिसडिक्शन भी पता चल चुका है, अब वो प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी। तो सेक्शन नंबर 18 से लेकर के 27 में बात हो रही है इसके बारे में, जिसमें बात हो रही है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज से रिलेटेड। आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने बगल में जितने भी पिक्चर्स चिपकाई हैं, पिक्चर्स लगाई हैं, जितनी भी सारी इस चीज़ से रिलेटेड है कि कौन सी हेडिंग है। तो 18 में है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज़, कि आप पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करोगे। 19 में है डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर। 20 में है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में पता होगा।
21 में है कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। 22 में लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी बैरियर्स आते हैं। 23 में है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंसेस, हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स। 24 में है डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, कौन सी पार्टी ने किस गलती की है उससे रिलेटेड 25 में है। 26 में एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, जो कि अपॉइंट किए जाते हैं। और 27 में कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस, क्योंकि देखिए एविडेंस लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो उससे रिलेटेड है कोर्ट के से रिलेटेड कि कोर्ट क्या हेल्प करेगा एविडेंसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट इसके बाद है चैप्टर नंबर 6, जिसकी हेडिंग है मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो हमारी इससे पहले बात हो गई कि कंडक्ट से रिलेटेड, अब कंडक्ट के बाद बात हो रही है कि मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। अब जब सारी प्रोसीडिंग्स हो जाती है तो उसके बाद आर्बिट्रल अवार्ड्स ही आते हैं, और उसके बाद क्या होता है, प्रोसीडिंग्स जो होती है टर्मिनेट होती हैं। तो सेक्शन नंबर 28 से लेकर के 33 तक इसमें कवर किया जाता है। 28 में रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट्स, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। देन उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 29 में डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर्स की जो पैनल है वो क्या डिसीजन करेगी। 29A 29B में बात होती है टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड्स, ठीक है, लिमिट कितने टाइम में। देखो आर्बिट्रेशन का पर्पस ये है कि जल्दी से इस प्रोसीडिंग को खत्म किया जाए, जल्दी से आपको अवार्ड मिले और जो जैसा भी है सब कुछ जल्दी हो, ठीक है। इसीलिए 29B में भी बात हो रही है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 30 में बात हो रही है सेटलमेंट के बारे में। सेक्शन नंबर 31 में बात हो रही है फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। और सेक्शन नंबर 31A में बात हो रही है रेजीम फॉर कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट वगैरह जो इन सब की वजह से बाद में रेज होगी उससे रिलेटेड। 32 में बात हो रही है टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगे। एंड 33 में बात हो रही है करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड एंड एडिशनल अवार्ड से रिलेटेड बात हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 7 रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड्स, ठीक है, आर्बिट्रल अवार्ड से रिलेटेड जो रिकोर्स होता है। तो सेक्शन नंबर 34 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एप्लीकेशन डालोगे टू सेट असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड, ये हो गया। और दूसरा क्या है, फाइनलिटी एंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। ये दोनों चीज़ें क्या है, पैरेलल चलती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सेक्शन नंबर 35 में इसमें 2 सेक्शंस आते हैं। 35 में बात होगी फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स और 36 में इन्फोर्समेंट, कि देखो आर्बिट्रल अवार्ड जो हो गया उसको फाइनल कर दो और इसके बाद क्या कर दो, उसको इन्फोर्स करा दो। उसके बाद आता है चैप्टर 9 जो कि बात करता है अपील्स के बारे में, जिसमें अपीलेबल ऑर्डर्स हो। और चैप्टर नंबर 10 बात करता है मिसलेनियस प्रोविजन से रिलेटेड, जिसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें लिमिटेशंस के बारे में भी बात होती है। अब इसको हम जब मिसलेनियस का प्रोविजन करेंगे तभी कंप्लीट करेंगे। अब हमने खत्म कर लिया है पार्ट 1, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। उसमें हो रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स, ठीक है। अब इसमें हम 2 कन्वेंशंस के बारे में बात करते हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन से अगर कोई अवार्ड ऐसा आया है, और चैप्टर नंबर 2 में बात करते हैं जिनेवा कन्वेंशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोनों कन्वेंशंस जो हैं खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी हिस्ट्री रिलेटेड है, और वो जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ साथ जो पूरा प्रोविजंस है हम कंप्लीट करेंगे। पहले देख लेते हैं इसमें सेक्शंस कितने आते हैं। सेक्शन नंबर 44 से लेकर के 52 तक आता है न्यूयॉर्क में, और 53 से रिलेटेड लेकर के 60 तक आता है जिनेवा में, यानी कि जिनेवा में थोड़े से कम सेक्शंस हैं, न्यूयॉर्क वाले में थोड़े से ज़्यादा सेक्शंस हैं, ठीक है। तो 40 से 60 तक एक बार ऊपर से आप देख लो तो फॉरेन अवार्ड्स में ही कंप्लीट हो जाता है। तो क्या है 44 से लेकर के 60। अब इसको हम डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सिमिलर चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं कंसीलिएशन से रिलेटेड। तो हमने इससे पहले पार्ट 1 में बात की आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, पार्ट 2 में हमने बात की फॉरेन से रिलेटेड, और पार्ट 3 में हम कंसीलिएशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। कंसीलिएशन यानी कि आपको पिक्चर से भी समझ में आ रहा होगा, बीच का कोई एक इंसान है जो मीडिएट कर रहा है, ठीक है। तो कंसीलिएशन का एप्लीकेशन एंड स्कोप 61 में है। 61 से 81 बहुत अच्छा सेक्शन नंबर है, 61 से लेकर के 81, ठीक है। यहाँ तक के आते हैं, यानी कि टोटल 20 सेक्शंस आते हैं इसमें, एप्लीकेशन एंड स्कोप से लेकर के एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन अदर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। इसमें कॉस्ट एंड डिपॉजिट्स वगैरह सारी चीज़ें हो जाएंगी। कमेंसमेंट ऑफ कंसीलिएशन प्रोसीडिंग सेक्शन 62 में है। नंबर ऑफ कंसीलिएटर्स वगैरह जो है आप डिसाइड करते हो, ठीक है। एंड देन इसके आगे आता है नेक्स्ट पार्ट 3 जो कि लास्ट पार्ट है, उसको हम करते हैं इसके बाद। इस पार्ट की हेडिंग है पार्ट 4 की सप्लीमेंट्री प्रोविजंस, ठीक है। सप्लीमेंट्री प्रोविजंस आता है सेक्शन नंबर 82 से लेकर के 87, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें सेक्शन नंबर 82 आप जरूर याद करिएगा। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स, इसमें रूल्स कौन बना सकता है, पावर ऑफ हाई कोर्ट के पास पावर है। देन 83 से 87 तक बाकी हम जब इसको प्रोविजन करेंगे तो उसको अच्छे से करेंगे। अब इसी के साथ हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इसके आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज़ वेट फॉर दोज वीडियोस, और उसको प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। एंड आपका DGS वगैरह या फिर और भी एग्जाम्स में जहाँ पे भी आर्बिट्रेशन वगैरह आता है, ठीक है, उसके लिए आपका आर्बिट्रेशन एक्ट इन्हीं वीडियो से आराम से विद ट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।